Okay, so here is your topic. It is known as cell, the unit of life. कुछ लोगों ने कहा कि सर अभी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने सेल नाम का चैप्टर जो है 3 बार पढ़ लिया है। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो क्वेश्चन का जवाब देंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो सारे लोग मिलकर के इसे पढ़ेंगे। देखिए, जब भी कोई टर्म कहीं से भी उठाया जाता है, सेल इज अ लैटिन टर्म, लैटिन इंग्लिश का टर्म है। ब्रदर इंग्लिश का टर्म है, और सेल का मतलब ही होता है चैम्बर। एनी स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाय वॉल्स में भी 3D चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर हो, उसका नाम होता है सेल। तो जो सेल शब्द का यूज किया सबसे पहले किया रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट। रॉबर्ट हुक ये प्लांट की कॉर्क सेल्स को देख रहे थे, एक्चुअली कॉर्क को देख रहे, कॉर्क स्लाइसेस को देख रहे थे। और कॉर्क स्लाइसेस को देखने के लिए इन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज किया। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कॉर्क स्लाइस में कुछ चैम्बर जैसे स्ट्रक्चर बने हुए। तो इन्होंने कहा कि जो कॉर्क की स्लाइस है, इट इज मेड अप ऑफ रिपीटेटिव यूनिट विच लुक लाइक चैम्बर्स। तो इन्होंने बोला कॉर्क स्लाइस इज मेड अप ऑफ चैम्बर, और चैम्बर को उन्होंने नाम दे दिया सेल। रॉबर्ट हुक की इस डिस्कवरी को बहुत दिनों तक लोगों ने सराहा कि यार कुछ ना कुछ तो है जो कॉर्क में प्रेजेंट है। बाद में पता चला कि रॉबर्ट हुक है, इन्होंने डेड सेल्स देखी थी। कैसी देखी थी? बताइए, कॉर्क लिविंग सेल है कि डेड सेल? और इन्होंने देखा था कि देयर आर सम चैम्बर्स, क्या प्रेजेंट है? चैम्बर्स। और वो सराउंडेड थे वॉल से, तो उन्होंने एक्चुअली देखी थी सेल वॉल्स। क्या देखी थी? और सेल वॉल के अंदर खाली स्पेस। कैसा स्पेस? तो बताइए, रॉबर्ट हुक ने कभी लिविंग सेल देखी कि नहीं देखी? देखी, उस समय तक तो नहीं देखी। तो सेल शब्द का कैसे बेटा उत्पत्ति हुई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल, इसके पीछे की कहानी मैंने आपको बता दी। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने सेल नाम का स्ट्रक्चर देखा। किसमें देखा? कॉर्क स्लाइस। और ये लिविंग सेल थी कि डेड सेल? पक्का। यहां से कॉन्सेप्ट बना कि हर ऑर्गेनिज्म में 3D चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे? 3D चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम चैम्बर ही बोलते हैं, जिन्हें लैटिन शब्द में किस नाम से बोलते हैं? सेल, और जिनकी सराउंडिंग का नाम सेल। तो बताओ, हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने लिविंग सेल देखी कि डेड सेल? खैर, इस बात के बाद हम लोग एनसीईआरटी की तरफ लौटते हैं। एनसीईआरटी कहती है आप अपने सराउंडिंग में कहीं पर भी देखिए। मैं एनसीईआरटी की एक लाइन को उठाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको घर में जाकर के ये ना लगे कि कहीं बाहर से पढ़ा दिया गया। तो बोलते हैं सराउंडिंग में देखिए, आपको 2 तरीके की चीजें दिखाई पड़ेंगी। कुछ चीजें होंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो लिविंग होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे या कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो नॉन लिविंग होंगे। और एनसीईआरटी आपसे 1,00,000 टके का क्वेश्चन पूछती है कि व्हाई द लिविंग इज लिविंग। लिविंग क्यों है? डेड शब्द नहीं बोला मैंने, डेड बोला कि नॉन लिविंग? और नॉन लिविंग क्यों है, इसका कारण अपने टीचर से पूछना। ये पहला पैराग्राफ है आपकी एनसीईआरटी में साइटोलॉजी में। तो बताओ, जब हम सराउंडिंग में देखेंगे तो कितने प्रकार की चीजें मिलेंगी? 2। एक कौन? दूसरा कौन? नॉन लिविंग। तो जब मुझसे कोई पूछता है कि सर लिविंग चीजें लिविंग क्यों होती हैं, तो मैं कहता हूं क्या तुमने लिविंग वर्ड नाम का चैप्टर पढ़ा है? क्या प्रॉपर्टी याद है?
क्या आपको प्रॉपर्टी के नाम याद है? एक तो लिविंग में ग्रोथ होती है, भूल गया। आराम से पढ़ो, आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि जल्दबाजी में नहीं करना। देखो बताओ, लिविंग चीजों के बारे में कुछ बातें आपको मुझे बतानी है, बताओगे? क्या लिविंग चीजों में ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है? पक्का? पर ये दोनों प्रॉपर्टी डिफाइनिंग है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, ठीक है, लेकिन जिनमें ग्रोथ होती है वो सब लिविंग होते हैं, ऐसा जरूरी है? क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है? क्या म्यूल आपको याद है? बेटा रिप्रोडक्शन करेगा कि नहीं करेगा? तो बोला गया दीज आर नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग की नॉन डिफाइनिंग? एकदम शांति से जाने के मूड में हो? जाना चाहो तो जाओ, मन नहीं कर रहा हो, लेकिन शांति से बैठो। तो बोलते हैं इनमें से एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। क्या बेटा? बोला कहां फंस गए यार, फिर से वही लिविंग वर्ड। तो बोल रहे इस दुनिया में जो भी जिंदा है वो क्या कर रहा है? कोई पूछे व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? दीज आर केमिकल रिएक्शन। फिर से बोलो, क्या कोशिकाओं के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है? इनके दो पार्ट हैं, एक का नाम एनाबॉलिज्म, एक का नाम। तो बोल रहा है इस दुनिया में जो लोग भी क्या कर रहे हैं? फिर से बोलो, क्या वो लिविंग है? तो बोलते मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए? बोले मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए प्रोटोप्लाज्म। क्या चाहिए? बिना प्रोटोप्लाज्म के मेटाबॉलिज्म पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। और बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोतलों में बंद होकर के तो मिलता नहीं, मिलता है। तो बोलते हैं ये प्रोटोप्लाज्म कहां मिलेगा? बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म मिलता है सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। सराउंडेड बाय एक मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड स्ट्रक्चर के अंदर हमें प्रोटोप्लाज्म मिलता है। तो बताओ ये जो लिक्विड मटेरियल है इसका नाम क्या है? और अगर ये प्रोटोप्लाज्म है तो इसमें क्या होगी? बोलोगे नहीं? और अगर मेटाबॉलिज्म होगी तो बताओ क्या होगा? लिविंग। तो बताओ लिविंग होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट, और प्रोटोप्लाज्म को सराउंड किया गया किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर से बोलो, तो एक स्ट्रक्चर बना जिसका नाम क्या है? सेल। फिर से बोलो, तो इस दुनिया में अगर सेल ना हो, अगर तो प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म नहीं हुआ तो मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो लिविंग। तो बताओ लिविंग होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सेल। फिर से बोलो, तो बताओ सेल से कोई छोटा स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो लिविंग हो? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो बोलते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हैं? सेल। और इसी वजह से वो लिविंग है। अच्छा, नॉन लिविंग चीजों में क्या नहीं होती? सेल। अगर सेल नहीं है तो बताइए उनमें क्या नहीं है? प्रोटोप्लाज्म। और अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो बताइए उनमें क्या नहीं है? मेटाबॉलिज्म। और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो बंदा लिविंग है कि नॉन लिविंग? इतनी मर मर के समझाने की कोशिश की, पल्ले कुछ पड़ा नहीं। पड़ा? बताओ दुनिया में चारों तरफ देखने पर कितनी चीजें मिलेंगी? दो। एक कौन? लिविंग। दूसरा लिविंग। लिविंग क्यों है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्यों? पता है? लिविंग क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए? और प्रोटोप्लाज्म बोतलों में मिलेगा क्या? ये सेल में मिलेगा? और अगर प्रोटोप्लाज्म चाहिए तो क्या चाहिए? सेल। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? जिसमें क्या होगा? जिसमें क्या होगी? जो क्या होगा? तो लिविंग होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट सेल। सेल से छोटी कोई भी चीज पॉसिबल जिसमें क्या हो? लाइफ। इसलिए बताओ लिविंग लोगों के पास क्या पाई जाती है? सेल। और किन के पास सेल नहीं पाई जाती? हाँ, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद वो सेल को डिफाइन करते वक्त बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म जिनको आप लिविंग मान रहे हैं, द ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग, they are mainly of two types. One is known as unicellular organism. और दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जिंदा रहने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सेल।
अब सेल दो तरीके के लोगों में हो सकती है, वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरे कौन, पक्का। जैसे किंगडम 5 थे, किसी को भूल गया? जैसे एल्गी था, ब्रायो था, टेरिडो था, पढ़ो। हाँ भाई, कौन कौन से किंगडम? 5 थे। एक था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। बताओ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के 2 किंगडम थे। एक कौन, मोनेरा, और कौन, प्रोटिस्टा। बैठो भैया, शाबाश, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। जिस लोग जो भी पढ़ा रहा है बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। नहीं, आप अच्छा पढ़ रहे हो। बोलो कौन सा? मोनेरा। बताओ, ये एक कोशिकी की बहु कोशिकी यूनिसेलुलर है। बताओ, इनकी बॉडी में बहुत सारी सेल की एक सेल, क्या ये एक सेल रखकर भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं? सर, इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है सर? हमें नहीं समझ में आता। क्या आपको अमीबा इंडिपेंडेंट लगता है? यस सर। नो सर। बैक्टीरिया इंडिपेंडेंट लगते हैं? यूग्लिना इंडिपेंडेंट लगता है? बताओ, अमीबा इज यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। पैरामीशियम इज यूनिसेलुलर। तो जितने भी यूनिसेलुलर लोग इस दुनिया में हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं? और अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर रहे हैं तो क्या सारी बेटा वाइटल एक्टिविटीज भी खुद कर रहे हैं? दे परफॉर्म ऑल वाइटल एक्टिविटीज, all vital activities in single cell. तो भाइयों बहनों, इनकी सेल नहीं है, बल्कि सेल बॉडी की तरह बिहेव कर रही। किसकी तरह? अब कुछ लोग कहेंगे बॉडी की तरह। यस, हम अपनी बॉडी से क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं? इनको तुम्हारा बोली, हम क्या क्या कर सकते हैं? क्या हम डाइजेशन कर सकते हैं? नो सर। रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेस क्या केवल इनकी सेल कर रही है? तो इनकी सेल की तरह बिहेव कर रही है, बॉडी की तरह। और तभी ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं। कैसा? तो क्या इस दुनिया में अमीबा एक कोशिका होने के साथ साथ एक एनिमल भी है? सर, ये बात ना समझ में आए। अमीबा एक कोशिका होने के साथ साथ एक एनिमल भी है। क्या पैरामीशियम एक कोशिका होने के साथ साथ एक एनिमल भी है? यस सर। यस और नो? इसका मतलब है उसका एग्जिस्टेंस कैसा है? इंडिपेंडेंट। अब बताइए, अगर मैं अमीबा से कह दूं कि तुम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करो, लेकिन प्रोटोप्लाज्म के बिना, सेल के बिना, पॉसिबल की इम्पॉसिबल? इसलिए बोला जाता है सेल इज फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कुछ लोग रट्टा मारते हैं, तो वो लोग इस डेफिनेशन को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों से पूछता हूं, क्या सेल से छोटा स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें लाइफ हो? और क्या सेल से छोटा फंक्शन पॉसिबल हो? फंक्शन मतलब मेटाबॉलिज्म, फंक्शन मतलब क्या सेल से छोटा फंक्शन पॉसिबल है जिसमें लाइफ हो? नो। तो इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल से छोटा ना तो स्ट्रक्चर में कोई स्ट्रक्चर है जिसमें लाइफ हो, और ना ही फंक्शन कोई छोटा है इससे जिसमें लाइफ हो। तो व्हाट इज सेल? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये बात हमको बिल्कुल नहीं समझ में आई। आपको आई? हमको नहीं आई। बताओ, पता नहीं क्यों नहीं आई। हमने पढ़ाई लेकिन हमको नहीं आई। वाई? इससे छोटा स्ट्रक्चर पॉसिबल क्यों नहीं? अगर सेल को तोड़ोगे तो प्रोटोप्लाज्म बचेगा कि बह जाएगा? और बह जाएगा तो मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो लाइफ। तो बताओ, सेल से छोटा स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें लाइफ हो? नो। और बताइए, क्या सेल में एक फंक्शन होता है जिसका नाम मेटाबॉलिज्म है? यस।
तो बताओ सेल के अलावा मेटाबॉलिज्म कहीं और दुनिया में है कि नहीं है? नहीं। तो बताओ व्हाट इज सेल? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बताइए सेल से छोटा कोई भी बंदा पॉसिबल है जो जिंदा हो? नहीं है। एक वायरस जरूर है, लेकिन वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लाइफ, लिविंग एंड। अच्छा आगे चलो, दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? मल्टी सेल। हम लोग यूनिसेलर की मल्टी सेलर। क्या 3 किंगडम याद है? बोलो कौन? फंजाई। बोलो फंजाई। और कौन? प्लांट। और कौन? एनिमल। इनको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। हम लोग क्या है? फंजाई है। फंजाई के एनिमल। एक रिवीजन करोगे? बताओ प्लांट कितने प्रकार के? 5 याद है? बोलो कौन? एल्गी, ब्रायोफाइटा, एडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। एनिमल याद है? वो भी मल्टीसेलुलर। बताओ क्या आपको ये 11 फाइलम याद है? बोलो कोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीमोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथी, एस्केल्मिंथी, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, डायनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा। हम लोग कौन है? कॉर्डेटा में वर्टिब्रेटा है हम। वर्टिब्रेटा में मैमल है। मैमल में प्राइमेट है। प्राइमेट में होमो है। होमो में सैपियंस है। गजब हो यार तुम लोग, सब कुछ आता है तुम्हें? पक्का? तो बताओ जो मल्टी सेलुलर है उसके पास भी बॉडी है, और यूनिसेलुलर लोगों के पास भी बॉडी है। इनकी बॉडी में एक सेल की मैनी सेल? एक सेल। और क्या इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? और क्या ये सारे वाइटल एक्टिविटीज उस सिंगल सेल में करते हैं? वो सेल ना होती तो ये जिंदा होते। तो इसीलिए बोलते हैं व्हाट इज सेल? सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आने दो चित्रांश साहब, आ जाओ बेटा, थोड़ा उठो आप लोग। बैच को 2 भागों में बांटना जरूरी है, तो अब हम लोग R2 बैच में मॉर्निंग वाला क्लास मैनेज करेंगे। तो चलो भाई, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। अब सेल की कुछ इनिशियल डिस्कवरीज हैं और सेल थ्योरी है, इसके बारे में कुछ बातें करनी है। एक साइंटिस्ट हुए हैं एंटोन वॉन लीवनहॉक, कई बार इन्हें बोलते हैं एंटोनी वॉन लीवनहॉक। इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी, फर्स्ट लिविंग सेल। क्या इसके पहले मैंने एक साइंटिस्ट का नाम लिया था? बोलो कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक याद है आपको? क्या इन्होंने पहली बार सेल शब्द और सेल डिस्कवर किया था? तो फर्स्ट सेल, लेकिन वो सेल लिविंग थी कि डेड? बातें नहीं करो बेटा। तो अगर कोई पूछे पहली बार कोशिका किसने ढूंढी, नाम बताओ। अगर कोई पूछे पहली बार लिविंग सेल किसने ढूंढी, एंटोनी वॉन। एंटोनी वॉन लीवनहॉक के पास अपना एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, और इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से वो इधर उधर देखते रहते थे, ताकते झांकते रहते थे। इनको एक लिविंग सेल दिखाई पड़ी। इस लिविंग सेल के अंदर ही एक और साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। बोलो क्या नाम है? इन्होंने कहा सेल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है। बोलो कौन? न्यूक्लियस। हाँ, तो 3 साइंटिस्ट हो गए, इनके नाम आप याद रखिएगा। तो बताओ पहली कोशिका रॉबर्ट हुक। बोलो कौन? पहली कोशिका किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक। ओके, पहली जिंदा कोशिका एंटोनी वॉन लीवनहॉक। अच्छा बताओ, और न्यूक्लियस किसने ढूंढा? हाँ, याद रहेगा। जब ये सारी डिस्कवरीज चल रही थी, तो एक जर्मन बॉटनिस्ट और एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट मिल करके एक थ्योरी तैयार कर रहे थे, दैट इज नोन एज सेल थ्योरी। फिर से बोलो, सेल थ्योरी। अच्छा, अब जो कुछ भी कर रहे हो थोड़ी देर के लिए आप रोकिएगा, सब लोग जरा रुकिएगा और ध्यान से इधर देखिए। पैराग्राफ में चीजें मिलती हैं, आप समझ नहीं पाते, याद रखना। थ्योरी बनने तक किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मैं वो कुछ प्रोसेस बता रहा हूं।
कुछ वैज्ञानिक कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट देते हैं कि ये एक बात कही गई, जैसे किसी ने कहा कि धरती घूम रही है या सूरज घूम रहा है, या किसी ने बोला कि हम लोग सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये एक स्टेटमेंट हुआ। तो जब भी कोई स्टेटमेंट आपके सामने दिया जाता है तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले हाइपोथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ठीक। फिर उस स्टेटमेंट को एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया जाता है। जो स्टेटमेंट दिया गया उसको एक्सपेरिमेंट कर करके प्रूफ करने की कोशिश की जाती है। अगर वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया कि जो स्टेटमेंट कहा गया इट वाज ट्रू, तो याद रखना उसी हाइपोथेसिस को अब थ्योरी मान लिया जाता है। कोई मुझे बताए व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थ्योरी? जब तक स्टेटमेंट का क्या नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट, तब तक वो क्या है? हाइपोथेसिस। और अगर हमने उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया तो क्या हो गई? थ्योरी। पक्का? पता चला थ्योरी प्रूव करने के बाद कुछ कमी रह गई तो थ्योरी को फिर मॉडिफाई किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन होते हैं। याद रखना कोई एक स्टेटमेंट थ्योरी और फिर मॉडिफिकेशन के दौर तक आते आते फाइनल थ्योरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये कहानी है सेल थ्योरी की जिसमें ये तीनों काम हुए। पहले क्या हुई? फिर से बोलो। फिर क्या हुई? थ्योरी। फिर क्या हुई? जो लोग नहीं समझ पाए फिर से सुने। पहले वैज्ञानिक एक क्या देते हैं? स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंट प्रूवन होता है कि नहीं? नहीं। जब तक वो प्रूव नहीं होता तब तक उसका नाम हाइपोथेसिस। फिर उसे एक्सपेरिमेंटल प्रूव करते हैं और एक्सपेरिमेंटल प्रूव करने के बाद उसे क्या बनाते हैं? थ्योरी। और अगर थ्योरी में कुछ कमी रह गई तो उसका क्या होता है? मॉडिफिकेशन। याद रखना सेल थ्योरी इन तीनों स्टेज से होकर गुजरी है। सोना मत। तीनों स्टेज से होकर गुजरी है। पहले क्या दी गई? पता नहीं। पहले क्या दी गई? फिर उसको प्रूव किया गया। क्या बनाई गई? सेल थ्योरी। फिर उसे मॉडिफिकेशन किए गए। क्या ये मॉडिफिकेशन वाली थ्योरी रही? यस। चलो इनकी कहानी चालू होती है सन 1838 में। 1838 में एक साइंटिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। किसी को मालूम है इनका नाम? बोलो। स्लेडीन। बेटा एकदम साफ। मुझे मालूम है आपको सब कुछ आता है, फिर भी बैठे हो ना यहाँ पर, मेरी इज्जत के लिए बैठे हो तो उतना ही सिखा दो मुझे नहीं आता, आप लोग मुझे सिखाओ। बताओ जर्मनी के थे, 1838 की बात है। नाम बताओ क्या है? स्लेडीन। स्लेडीन साहब जो थे ये देख रहे थे कि प्लांट दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। और इन्होंने देखा कि these cells are going to form tissues। सेल कलेक्ट होकर के टिश्यू बना रही। बस इतना इन्होंने देखा कि दुनिया के हर एक प्लांट में सेल पाई जाती हैं और सेल आपस में जुड़कर टिश्यू बनाती हैं। ये स्लेडीन साहब ने देखा। ऑलमोस्ट सेम, 1 साल का अंतर है। 1839 ये ब्रिटेन के ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट। ये अपना एक इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। याद रखना इनको नहीं मालूम था कि स्लेडीन कुछ कर रहे थे। स्लेडीन अपनी दुनिया में मस्त है जर्मनी में, ये अपनी दुनिया में मस्त है इंग्लैंड में। इन्होंने देखा कि यस एनिमल आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, ये भी सेल्स के बने। पर इन्होंने एक अंतर देखा कि जो एनिमल की सेल्स हैं इनकी डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन है और वो जो डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो क्या नाम है? अब इनको क्यूरियोसिटी हुई कि एनिमल की सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चलो प्लांट की सेल को भी देख लेते हैं। अजीब आदमी है, जूलॉजी वाला बंदा था लेकिन प्लांट को भी देखा इसने।
और इसने देखा कि प्लांट की कोशिकाएं भी बिल्कुल एनिमल की कोशिकाओं जैसी हैं, बस अंतर यह है कि एनिमल की कोशिकाओं में एक एक्स्ट्रा लेयर है, नाम बताओ। सेल सेल। इतनी माइन्यूट बातें आपकी एनसीईआरटी लिखती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें लग रहा होगा सुनील सर जबरदस्ती पढ़ा रहे, सब बातें एनसीईआरटी लिखती है। बताओ ये बंदा क्या बोला, ये 2 सेंटेंस बोला, कितने सेंटेंस? 2। क्या? प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल मेड सेल दे कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, ये स्लेडिन के कहना था। अब स्वान 1839 में आए और उन्होंने कहा कि भैया हाँ, जैसे प्लांट है वैसे एनिमल भी किसके बने हैं? सेल के बने हैं, और उनकी जो मेम्ब्रेन है, डीलिमिटिंग आखिरी लेयर है, उसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इन्होंने कहा कि जैसा एनिमल है वैसे ही प्लांट भी है, और प्लांट की तरफ इन्होंने देखा कि प्लांट की जो सेल है उनमें क्या पाया जाता है? सेल। एक्चुअली इन्होंने केवल एनिमल पे काम किया था, पर इनको मालूम चल गया था कि मैं एनिमल में काम कर रहा हूं, ठीक वैसे ही जर्मनी में एक साइंटिस्ट है जो किस पे काम कर रहे हैं? प्लांट। तो इन्होंने कहा चलो एनिमल सेल के साथ साथ मैं प्लांट की सेल भी देख लूं, और अगर प्लांट की सेल देखी गई तो पता चला कि भैया प्लांट की सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस है। बताओ किसके पास सेल वाल? प्लांट में सेल वाल है। तब क्या हुआ कि स्वान भाई साहब ने, स्वान ने, ध्यान सुनना, एनसीईआरटी में जहां पर भी लिखा हो अंडरलाइन करना, स्वान ने एक हाइपोथेसिस पुट की, हाइपोथेसिस पुट की, और इस हाइपोथेसिस का नाम था सेल हाइपोथेसिस। बोलो क्या नाम था? अब बताओ स्वान ने थ्योरी दी कि हाइपोथेसिस? ये बात आप कभी ना भूलें वरना मुश्किल हो जाएगी। बताओ सबसे पहले हाइपोथेसिस किसने दी? स्लेडिन ने कि स्वान ने? स्वान। और स्वान की इस हाइपोथेसिस को स्लेडिन ने भी सुना, फिर स्लेडिन एंड स्वान दोनों ने मिलकर, स्लेडिन एंड स्वान दोनों ने मिलकर के इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंट किए और प्रूफ करना चालू कर दिया। और जैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना चालू कर दिया तो बताओ ये हाइपोथेसिस रही कि थ्योरी हो गई? इट इज नोन एज सेल थ्योरी। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि बच्चे तुम घर में जाके एनसीईआरटी पढ़ोगे और ये दोनों लाइनें ढूंढोगे कि बताओ किसने हाइपोथेसिस दी? स्वान ने हाइपोथेसिस दी, और उसको थ्योरी किसने बनाया? केवल स्वान ने कि दोनों ने? कौन कौन? स्लेडिन एंड स्वान। और इस थ्योरी का नाम क्या रखा गया? सेल थ्योरी। बोले इन हाइपोथेसिस और इन थ्योरी में क्या मेन पॉइंट था? मेन पॉइंट 2 थे। पहला मेन पॉइंट, ध्यान सुनना, पहला मेन पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल और पार्ट ऑफ सेल। सेल और द पार्ट ऑफ सेल। दूसरा पॉइंट था द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म is the property of interaction of cell activity। ये सेंटेंस थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तो दूसरा सेंटेंस तुम्हारे लिए हैवी पड़ जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। ये मैं पहले से बता रहा हूं, दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी। बताइए सेल थ्योरी के 2 पॉइंट। हाँ पहले से समझो। पहला, चाहे कोई प्लांट हो चाहे कोई एनिमल हो, किसका बना है? ये पहला पॉइंट है। सेल का बना है या फिर पार्ट ऑफ सेल? सेल का या फिर? किसने कहा कि सर मेरे हेयर में सेल नहीं पाई जाती? हाँ, तो क्या ये हेयर बिना सेल के पॉसिबल है?
इसका मतलब नेल में सर सेल नहीं पाई जाती, तो क्या नेल बिना सेल के पॉसिबल है? नहीं, दे आर द पार्ट ऑफ सेल, दे आर द पार्ट ऑफ सेल। तो बताओ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और द पार्ट ऑफ सेल। दूसरा, मेरी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हैं, ध्यान से सुनिए वरना दूसरी लाइन नहीं समझ में आएगी, रट्टा मारोगे। सुनील सर बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं इसमें टंग काम कर रही है, टंग काम कर रही, टिश्यू बना है, ऑर्गन बना है, और उस ऑर्गन बनाने में सेल आपस में क्या की गई है? इंटरैक्ट। क्या हुई है? और उनकी एक्टिविटी भी क्या हुई है? इंटरैक्ट। और इस इंटरेक्शन की वजह से मेरे अंदर एक प्रॉपर्टी पैदा हुई है, दैट आई कैन स्पीक, आई कैन सी, आई कैन वॉक। ये बताओ, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी खुद की है कि सेल्स की है? और एक सेल की है कि इंटरेक्शन? और इंटरेक्शन से इमर्जेंट प्रॉपर्टी आती है। मैंने कब पढ़ा दिया था? लिविंग वर्ड। हाउएवर, ये थ्योरी इस बात को बताने में सक्षम नहीं थी कि नई सेल कैसे बनती है, हाउ न्यू सेल ओरिजिनेट। ओके, ये हाइपोथेसिस थ्योरी बनी। क्या है भैया, इतना काहे हंस रहे हो? कुछ और तरीके से पढ़ा है? बताओ, इस थ्योरी में क्या कमी थी? ये थ्योरी ये तो बता रही थी हर ऑर्गेनिज्म सेल के बना, और हर ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी सेल के इंटरेक्शंस की प्रॉपर्टी है, यस और नो। लेकिन ये थ्योरी क्या नहीं बता रही थी कि नई सेल ओरिजिनेट कैसे हो, ओरिजिनेशन कैसे होता है नई सेल का, ये थ्योरी नहीं बता पा रही थी। तब एक साइंटिस्ट आते हैं 1855 में। कब? फिर से बोलो, ये वाले 38, ये वाले 1839, इट इज 1838, फिर इट इज 18, और इनका नाम है रुडोल्फ वर्च्यू। फिर से बोलो। और रुडोल्फ वर्च्यू ने इस थ्योरी को, बताइए क्या कर दिया? मॉडिफाई। क्या कर दिया? और इन्होंने एक टर्म दिया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इन्होंने, रुडोल्फ वर्च्यू ने एक टर्म दिया, इट इज नोन एज ओमनी सेलुला ई सेलुला। All new cells originate from pre-existing cell. Pre-existing cell। और इस तरीके से ये सेल थ्योरी का तीसरा पॉइंट बना। अब बताओ, सेल थ्योरी के तीनों पॉइंट कौन कौन बता पाएगा? बता पाओगे? पहला पॉइंट, हमारी एनसीईआरटी में कितने पॉइंट दिए हैं? 2 दिए हैं। बताओ कौन वाला नहीं दिया? ये वाला दिया, ऑल लिविंग सेल आर, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। और दूसरा पॉइंट क्या था? ऑल न्यू सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग। ये जो तीसरा पॉइंट है किसने बताया? रुडोल्फ। किसी को कोई मतलब नहीं, कुछ लोग सो गए, मैं देख चुका हूं। बताइए, मैंने आपसे बोला था पहले क्या होती है? हाइपोथेसिस, फिर क्या होती है? थ्योरी, फिर क्या होता है? मॉडिफिकेशन। क्या ये अकेली थ्योरी दिख रही जिसमें तीनों बातें हुई हैं? बताओ, हाइपोथेसिस किसने दी? गड़बड़ कर रहे भाई। हाइपोथेसिस किसने दी? स्वान। याद है? थ्योरी किसने दी? स्लिडीन एंड स्वान। मॉडिफिकेशन किसने किया? रुडोल्फ। देखिए यहाँ पर बहुत गिचपिच हो गया था, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सब लोग इधर देखो। कुछ लोग बड़ा झांक झांक के देख रहे थे, इसलिए मैंने इसको मिटाया। बताओ, मैं यहाँ एक एक करके पॉइंट लिख रहा हूँ। बताओ, हाइपोथेसिस किसने दी? स्वान ने दी। स्वान जूलॉजिस्ट था कि बॉटनिस्ट? जूलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट।
अरे ये जूलॉजिस्ट था। कौन था? मैं पूरी तरीके से जान गया हूं कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, सच में नहीं सुनी तुमने। उन्हें लग रहा जो 1838 में आया होगा उसी ने हाइपोथेसिस दी है। नहीं, हाइपोथेसिस किसने दी? स्लिडीन ने कि स्वान ने? एक बार और पढ़ाना पड़ेगा। बेवकूफ सो जाते हैं, कहते साइटोलॉजी हमको बहुत अच्छी आती है। 1838 याद है? अभी जितनी भी डेट है मुझे एक एक करके चाहिए। बताओ सन, बताओ जर्मन है? अब आवाज चाहिए, बोलो कौन? स्लिडीन है? स्लिडीन ने ही बेटा हाइपोथेसिस नहीं दी है। हाँ चलो, थैंक यू वेरी मच। क्या स्लिडीन प्लांट पे काम कर रहे थे? 2 पॉइंट बोले थे। किसी को दोनों पॉइंट याद है? बोलो। प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। अंडरलाइन कर लो, एनसीईआरटी में जहां लिखा। किया करो ये जब मैं कहा करो, एनसीईआरटी साथ में लेकर चला करो। सन 1839 पता है? बताओ जर्मनी की ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्लिडीन की स्वान। अब इसमें बॉटनिस्ट कौन, जूलॉजिस्ट कौन? ऊपर वाला बॉटनिस्ट, नीचे वाला जूलॉजिस्ट। याद रहेगा? बताइए, इसने प्लांट पे पहला काम चालू किया कि एनिमल? पहले इसने एनिमल पे काम किया। तो 3 पॉइंट दिए। पहला कि एनिमल मेड अप ऑफ सेल, फिर उसने देखा प्लांट भी मेड अप ऑफ सेल, पर दोनों की डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन एक जैसी की अलग अलग। एक के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल। कसम से इतना मुश्किल हो जाता है। इसके 3 पॉइंट, प्लांट एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, प्लांट आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल। डिफरेंस इज एनिमल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इन 3 बातों के बाद इसमें से एक बंदा, कौन? स्वान। फिर से बोलो। स्वान ने दी क्या? हाइपोथेसिस दी। बताओ, इस हाइपोथेसिस को किन 2 लोगों ने मिलकर के प्रूव किया? स्लिडीन और ने प्रूव किया। और इन्होंने क्या दी? थ्योरी। फिर से बोलो। सेल थ्योरी दी। और उस थ्योरी के 2 पॉइंट थे। कितने? 2। किसी को याद है? पक्का नहीं याद है। All the living organism, whether it is plant or animal, they are made up of cell or part of cell. Point number 5. और किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी क्या उनसे बनी हुई सेल के इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी है? यस सर। कभी मान लो कहना भूल जाओ तो अपना दिमाग लगा लिया करो। अंग्रेजी बोलना जरूरी नहीं है, भावनाएं व्यक्त करना जरूरी है कि सर आपके अंदर की जो भी एक्टिविटी दिख रही है वो आपकी नहीं है, किसकी है? सेल। तो मैं कहूंगा एक सेल की इंटरेक्शन। ये 2 पॉइंट रखने के बाद हाइपोथेसिस बिकम थ्योरी। लेकिन इसमें एक कमी थी, नई सेल कहां से आई किसी को मालूम? फिर एक साइंटिस्ट आता है सन 1855, बोलो आया? नाम बताओ। रुडोल्फ वर्चो। क्या इसका नाम रुडोल्फ वर्चो है? और इसने कहा चिंता मत करो, मैंने पता लगा लिया है दैट ओमनी सेलुला ई सेल, हर बेटा नई सेल पुरानी सेल से पैदा होती है बाय द प्रोसेस नोन एज सेल डिवीजन। तो बताओ अब टोटल कितने पॉइंट हुए? पॉइंट 1 2 3। आपकी बुक में कितने दिए हैं? 3 कि 2? इसका 1 और 3 वाला दिया है, बीच वाला नहीं दिया। तो बताओ ये अकेली थ्योरी है जो पहले क्या थी, फिर क्या हुई, फिर इसमें क्या हुआ? मॉडिफिकेशन। तो बोलते हैं सेल थ्योरी क्या तीनों अवस्थाओं से गुजरी है? पहले उसे क्या दिया गया? हाइपोथेसिस, फिर उसका थ्योरी, फिर उसका मॉडिफिकेशन। तो मैं अगर 3 क्वेश्चन बनाऊं कि बताओ हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, दोनों साइंटिस्ट का नाम मत लेना, कौन? स्वान। नींद आ रही बेटा? नहीं समझ में आ रहा?
आ रहा है? बताओ, हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, बहुत सही जवाब दिया। अच्छा है कि स्लिडीन और स्वान नहीं दिया। कल को पूछा गया सेल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय स्लिडीन एंड स्वान, नो, स्वान। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लिडीन एंड स्वान, एंड सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ। और अब बोला जाए मॉडर्न सेल थ्योरी कौन सी? नाउ स्लिडीन, स्वान एंड रुडोल्फ मॉडिफाइड। तो आज अगर कोई पूछे मॉडर्न सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, बता पाओगे? बोलो स्लिडीन, स्वान, क्योंकि इस थ्योरी में रुडोल्फ वर्च्यू का भी एक पॉइंट है, और उस पॉइंट का नाम क्या है? ओमनी सेलुला ई सेल। इसका हिंदी अनुवाद ऑल न्यू सेल, हर नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से पैदा होती है बाय सेल। दिस वाज द सेल हाइपोथेसिस, सेल थ्योरी एंड मॉडर्न सेल थ्योरी। अब हटा दे, अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी कंफ्यूजन है तो आप बेवकूफ हो। नाउ अब वो आपको ओवरव्यू ऑफ अ सेल पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल, कि आप सेल को ओवरऑल कैसे देखते हैं। सबसे पहले वो आपको सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं कि टेक द सैंपल्स, और वो 2 सैंपल आपको कलेक्ट करने के लिए देखते हैं। पहले तो वो अनियन का पील ऑफ निकालते हैं, अनियन पील ऑफ, इसका मतलब है अनियन मेम्ब्रेन निकालते हैं। अनियन मतलब क्या होता है? सिंघाड़ा। क्या? और दूसरा वो म्यूकोसा निकालते हैं, आपके म्यूकोसा मेम्ब्रेन को निकालते हैं। म्यूकोसा कहां पर होती है? प्लांट में कि एनिमल? तो देखिए चतुराई से वो आपको 2 सेल्स के बारे में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अनियन प्लांट है कि एनिमल? प्लांट। और म्यूकोसा की मेम्ब्रेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या है? एनिमल। बोलते हैं जब इन दोनों ही सेल को, जब इन दोनों मेम्ब्रेन्स को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको अनियन, जिसमें अनियन वाली जो मेम्ब्रेन है, सॉरी अनियन वाली जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो सेल मिलेंगी, उन सेल के चारों तरफ एक वॉल मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। तो जो जो आपको आता जाए मुझे बताते जाइएगा। सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट? सेल वॉल। ये सेल वॉल बनी होगी सेलुलोज की। कोई दिक्कत? बोलते हैं सेल वॉल के अंदर एक आपको मेम्ब्रेन मिलेगी जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं एनसीईआरटी की एक लाइन को डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं एनिमल सेल को अगर आपने देखना चाहा तो उसमें सेल वॉल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। केवल और केवल उनके पास एक मेम्ब्रेन मिलेगी, दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज नोन एज प्लाज्मा। तो पहला अंतर प्लांट और एनिमल कोशिकाओं में, पहला अंतर, एक के पास क्या है? एक के पास सेल वॉल, एक के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक के पास नहीं है कुछ भी। एक के पास सेल वॉल नहीं है, एक के पास सेल वॉल है, एक के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, एक के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के पास है। धन्यवाद आपका, आपने इतने गौर से सुना। याद रखना जो प्लांट कोशिकाएं हैं इनमें मैट्रिक्स प्रेजेंट है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। फिर से बोलो, बहुत बढ़िया बात। ऐसे ही एनिमल में भी प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, कोई खास बात नहीं, दोनों एक ही तरीके का साइटोप्लाज्म रख रहे हैं। लेकिन एक अंतर, जो प्लांट की कोशिकाएं हैं उनके पास एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल है, और इनके पास जो बेटा साइटोप्लाज्म है उनमें वैक्यूल हैं लेकिन लार्ज की स्मॉल, स्मॉल वैक्यूल। दूसरा अंतर बताइए, किसके पास बड़े वैक्यूल? हाँ? और किसके पास छोटे वैक्यूल? हाँ? एनिमल। इसके बाद वो बोलते हैं कि जो प्लांट सेल है इसमें भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूक्लियस। बोलो क्या नाम है? न्यूक्लियस नाम का स्ट्रक्चर है।
और उस न्यूक्लियस नाम के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है डीएनए। क्या प्रेजेंट है? सो इट हैव न्यूक्लियस, वेल फॉर्म न्यूक्लियस। बोलते हैं यस, एनिमल कोशिकाओं में भी भैया ये न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेनस, दे ऑल्सो हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। चलो, दो अंतर दिखाई पड़े अभी, किसी को दिखाई पड़े? बोलो, किसके पास सेल वॉल है? प्लांट सेल वॉल, प्लांट है। अच्छा, और किसके पास सेल वॉल नहीं है? किसके पास वैक्यूल बड़ा है? किसके पास वैक्यूल छोटे छोटे? किसके पास न्यूक्लियस है? दोनों के पास। न्यूक्लियस में डीएनए है। बोलते हैं दोनों के पास ट्रू न्यूक्लियस होने की वजह से दोनों की दोनों कोशिकाएं यूकैरियोटिक है। बोलो कैसी हैं? यूकैरियोटिक। ये शब्द याद रखिएगा। यू का मतलब ही होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक। आप अगला क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ट्रू न्यूक्लियस की खास बात होती है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर से बोलो, इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बोले इसी तरीके से एक और कोशिका होती है जो नहीं पढ़ानी चाहिए लेकिन सर पढ़ा दे रहे हैं। बोलते हैं उस कोशिका में भी सेल वॉल हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, पर उस कोशिका में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है एंड देयर इज नो ट्रू न्यूक्लियस। उसके पास अपना ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उनके पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इस रीजन को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ऐसी कोशिका जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस ना हो, ऐसी कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। बोलो क्या? प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, दीज आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। बताओ कितने प्रकार की सेल? तो एक कौन? दूसरा कौन? और आपका ब्रेन कुछ ऐसा है कि अगर मैं एक साथ 3 इंफॉर्मेशन दूं तो तीनों को मना कर देता है। वो कहता है जाओ नहीं पढ़ेंगे, भाड़ में जाओ। जिससे कुछ लोग हार गए कि नहीं यार ये अचानक क्या करने लगा। और एक भी पॉइंट एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। यहां तक अगर तुमने नहीं पहुंचाया तो मैं ऐसे बैठा हूं, मजे कर रहा हूं, है ना। बोले तो इतना सिंपल चीजें हैं सर, हम तो 2-3 बार पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ाने की जरूरत है? खड़े हो। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होगी कि नहीं होगी? होगी। कोई एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का नाम बताओ जिसमें सेल वॉल नहीं है। माइक्रो माइकोप्लाज्मा। कौन सा किंगडम? मोनेरा। बहुत सही पढ़ रहे भाई, बैठ जाओ। क्या इन सारी चीजों को शब्दों में लिखाने की जरूरत है? हाँ बोले लिखाई दोगे तो अच्छा रहेगा। मैं नहीं लिखाऊंगा। और यहां तक 7 या 8 पॉइंट है, सब लोग बता दोगे। बताओ क्या आपने सैंपल लिए? 2 जगह से लिए। एक तो आपने अपने अनियन से लिया, ये अनियन है कि म्यूकोसा? और दूसरा अनियन से लिया। और म्यूकोसा और अनियन दोनों की जो कोशिकाएं हैं एक ही जैसी की अलग अलग? एक प्लांट की है और एक एनिमल की है। म्यूकोसा वाली प्लांट की है, यस। म्यूकोसा वाली कितना दुखी है। म्यूकोसा वाली एनिमल की है और अनियन वाली, दोनों को देख रहे हैं। दोनों को जब माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो दिखाई पड़ रहा है? बिना देखे इधर उधर देखे बताना। बताओ क्या दोनों में सेल वॉल है?
यस सर। प्लांट में सेल वॉल है? अच्छा है। और एनिमल में सेल वॉल नहीं है? तो बताओ, एक में सेल वॉल, एक में सेल वॉल। सेल वॉल है तो किसकी है? सेलुलोज। किसकी? और बेटा इनमें सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर भी है। अच्छा, दोनों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों तरफ सेल वॉल। ठीक है। अंदर पहुंचे साइटोप्लाज्म है, बड़ा वाला वैक्यूल है, दोनों में। किसमें? प्लांट में है, इसलिए साइटोप्लाज्म पेरीफेरी गया है, साइटोप्लाज्म पूरी जगह मजा कर रहा है। अच्छा बताओ, क्या यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस है? यहाँ पर भी ट्रू न्यूक्लियस। बताओ, प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? प्रोकैरियोट। आइटम है हो, इतना पढ़ाने के बाद देखो फंस गया। प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? यू मतलब ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। जिनका न्यूक्लियस ट्रू होगा, क्या वो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखेंगे? डीएनए अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर के अंदर क्या इनसे मिलती जुलती कोई एक और सेल है जो प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट? प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियर। जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, इनकी न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? नहीं है। तो बताओ, इनका डीएनए नेकेड पड़ा हुआ है? कहां पड़ा है? साइटोप्लाज्म। तो क्या ये यूकैरियोट की प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट। क्या ऐसे मेंबर के सारे मेंबर बेटा मोनेरा नाम के किंगडम में हैं? क्या बैक्टीरिया हो सकते हैं? इतनी कहानी अगर आपको आ गई है तो मैं इसे मिटा दूं। आ गई? नो सर? यस सर। अगर इतनी आ गई है तो मैं इसे मिटा रहा हूं। तो बताओ, दो सेल आपने मैनेज की, दोनों सेल को देखा। पहला सेल प्लांट, दूसरी सेल एनिमल। दोनों में डिफरेंस याद है? और दूसरे तरीके की प्रोकैरियोट सेल याद है? यूकैरियोट सेल याद है? और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में भी आपने डिफरेंसेस देखे? किसमें ट्रू, हाँ, किसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, चाहे वो प्लांट की हो और चाहे वो एनिमल की हो, देखो दोनों बना दी मैंने। बताइए इसमें कौन सी वॉल बना दूं? हाँ, सेल। क्या ये प्लांट है? ये एनिमल है? भगवान ने इनको बहुत सुंदर न्यूक्लियस दिया और सुंदर न्यूक्लियस में इन्हें मेम्ब्रेन दे दी, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन सी मेम्ब्रेन? तो इनका डीएनए चुपचाप छुप के रह रहा है और इनके पास भी ट्रू न्यूक्लियस दे दिया। इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे दी, इनका डीएनए भी बेटा न्यूक्लियस के अंदर रह रहा। एन फॉर न्यूक्लियस, एन फॉर न्यूक्लियस। अब ध्यान से, बहुत नींद आती तुम लोग को किसी भी कोशिका में न्यूक्लियस एक किंग की हैसियत रखता है, राजा की हैसियत रखता है। और राजा को कपड़े मिले, कपड़े मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर से बोलो, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना मतलब न्यूक्लियस को कपड़े मिले। इसलिए इनकी प्रजा के पास, प्रजा मतलब सेल ऑर्गेनेल, बोलो कौन? सेल ऑर्गेनेल के पास भी मेम्ब्रेन हो सकते हैं, यानी इनके सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। और ऐसे कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के नाम हैं, जैसे ईआर। बोलो क्या बेटा? व्हाट इज ईआर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या दोनों जगह पर हो सकता है? दोनों जगह पर हो सकता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो बेचारे परेशान है। दोनों जगह पर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। क्या हो सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों जगह पर गोल्गी बॉडी हो सकती है। क्या हो सकती है? गोल्गी बॉडी। दोनों जगह ईआर हो सकता है, दोनों जगह माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, दोनों जगह गोल्गी बॉडी हो सकती है। लेकिन प्लांट सेल्स एक एक्स्ट्रा ऑर्गन रखती हैं अगर वो ग्रीन है। अगर वो सारी प्लांट सेल की ग्रीन, और इस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर का नाम है क्लोरोप्लास्ट। फिर से बोलो,
भगवान बच्चों की रक्षा करना आ जाए। बताओ प्लांट में क्या पाया जाएगा? हाँ, क्लोरोप्लास्ट। और क्या इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा? ठीक इसी तरीके से एनिमल कोशिकाएं भी एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर रखती हैं जिसका नाम है सेंट्रोसोम। फिर से बोलो, बताओ सेंट्रोसोम प्लांट में कि एनिमल में? नहीं आया, आ गया, ठीक है। बताओ यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन है कि नहीं है? हाँ? बताओ मेम्ब्रेन है तो क्या इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे? और अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के कुछ नाम बता पाओगे? बताओ, बोलो। ईआर, व्हाट इज ईआर? और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइक्रो बॉडीज। बोलो क्या? पक्का? बताओ क्लोरोप्लास्ट दोनों में होगा कि प्लांट में? हाँ? प्लांट में। एनिमल में? तो एनिमल में भी कुछ ऐसा होगा जो प्लांट में नहीं होगा? बोलो कौन? यू गॉट माय पॉइंट? अब वो बोलते हैं कि अगर तुम प्रोकैरियोट कोशिकाओं में गए, वैसे तो मैं इतनी सिंपल चीजें पढ़ा रहा हूं कि ये चीजें सबको मालूम है, लेकिन जिनको नहीं मालूम, कसम खा कह रहा हूं, वो आज घर में बहुत रो रहे होंगे कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा, कहाँ गायब हो रहा। यकीन मानिए मैं 5-6 साल की अपनी टीचिंग में पढ़ाते पढ़ाते जानता हूं कि जिस दिन मैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में डिफरेंस पूछता हूं तो मुझे 7 में से 3 या 4 ऐसे बच्चे मिलते हैं, मतलब 10 में से 3 या 4 बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस नहीं मिलता। और तब से मैंने मान लिया है कि मैं ये मान के नहीं चलूंगा कि तुम्हें सब कुछ आता है, और इस वजह से बार बार रिपीटिटिव होता हूं, मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। तो जिनको ये सब टॉपिक आते हैं वो कहते हैं क्या चट रहे हैं यार, लेकिन तुम कभी अपने बगल वाले किसी एक बच्चे से पूछना जिसको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस नहीं है, वो इतना दुखी मिलेगा कि सर अचानक कहां से कहां उछल रहे, समझ में नहीं आ रहा। बताओ ये दोनों कोशिकाएं प्रो की यू? प्रो। दोनों के पास ट्रू न्यूक्लियस है, दोनों के राजा के पास कपड़े हैं, कपड़ा मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होंगे? नो सर। अब आया प्रोकैरियोटिक कोशिका, और बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका को गौर से देखिए, और जब आप प्रोकैरियोटिक कोशिका को गौर से देख रहे हैं तो देखा क्या आपने कि इनके पास प्रेजेंट है बेटा, क्या प्रेजेंट है? डीएनए। बताओ न्यूक्लियस है कि नहीं है? हाँ? तो बताओ न्यूक्लियस में देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस शब्द ही नहीं होगा, रीजन का नाम क्या होगा? न्यूक्लियोइड। फिर से बोलो। और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जब इनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो बताओ राजा के पास कपड़े हैं कि नहीं है? नहीं है। तो बताइए इनके जो सेल ऑर्गेनेल होंगे, मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस? नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। अब कुछ लोग मेरी मदद करें, अगर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है इसका मतलब मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट की एब्सेंट? इसका मतलब इनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल? तो बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल में एक ऑर्गेनेल होता है, नाम है राइबोसोम। फिर से बोलो। बताइए राइबोसोम मेम्ब्रेनस की नॉन मेम्ब्रेनस? क्या इनमें होगा? अजीब बात है, राइबोसोम यहां भी होगा और राइबोसोम यहां भी होगा। तो बताओ राइबोसोम मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है कि नॉन मेम्ब्रेनस? नॉन। क्या ये प्रोकैरियोटिक में होगा? यूकैरियोटिक में भी होगा? नो सर। इसके अलावा इनकी मेम्ब्रेन में इंक्लूजन्स होंगे। क्या होंगे? इंक्लूजन। दीज आर नोन एज इंक्लूजन बॉडीज। फिर से बोलो। सॉरी। और इनकी मेम्ब्रेन में जो आउट इन पॉकेटिंग होगी इन्हें बोलेंगे मीजोसोम्स। फिर से बोलो। बताओ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होंगे कि नहीं होंगे? बताओ राजा के पास कपड़े नहीं हैं तो प्रजा के पास कपड़े? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना? सुना? साइनोबैक्टीरिया। ऐसे ही मेरा क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं?
है? वो सोचेगा हमको तक लिया है, रोज पकड़ के मारते हैं। आओ, मारेंगे नहीं, डरो मत, ऐसे तुमसे प्यार हो गया। और अगर हमने प्यार किया तो बड़ा खतरनाक होता है। हाँ बताओ, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल होगा। अब बाकी लोग शांत रहे भाई, क्लोरोफिल होगा? कहाँ होगा? क्लोरोफिल होगा तो क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। हाँ, साइटोप्लाज्म में होगा। क्यों? क्लोरोप्लास्ट में क्यों नहीं? शाबाश। साइनोबैक्टीरिया प्रोटिस्टा है कि मोनेरा? हाँ, मोनेरा है। और मोनेरा के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। अगर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, पर क्लोरोफिल तो बताओ, कहीं ना कहीं तो क्लोरोफिल होगी। वो बोला दिमाग सही लगा रहा है, कह रहा कि सर क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा लेकिन क्लोरोफिल होगी। कहाँ होगी वो मैं अभी जब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो दोबारा पढ़ाऊंगा। जाओ, खुश रहो, पढ़ाई अच्छे से किया करो। तो बताओ, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल? अरे यार, थक गए तुम लोग, थक गए। बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा? पक्का? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब बताओ, अगर बेटा चारों तरफ बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। और मैं यही चीजें तुमको उतनी देर से समझा रहा हूं। अगर बोर्ड में कुछ ना रहे तो ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा दोगे। ओवरव्यू ऑफ सेल में मैंने दो चीजें कंपेयर की हैं, एक प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट। क्या तुम प्लांट और एनिमल में 5 अंतर पढ़ा पाओगे? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर पढ़ा पाओगे? चलो प्लांट और एनिमल के 5 अंतर बता दो, मैं समझ जाऊंगा। आ गया? आएगा? पहले प्लांट और एनिमल में बताओगे? बोलो। प्लांट में सेल वॉल, यहाँ सेल वॉल, इनका वैक्यूल, हाँ इनका वैक्यूल, शाबाश। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इनमें क्लोरोप्लास्ट, इनमें सेंट्रोसोम, इनमें सेंट्रोसोम। पक्का? समझ में आया? बताओ, दोनों का न्यूक्लियस वेल डिफाइन है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डीएनए है। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बता पाओगे? बताओ, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में किसका न्यूक्लियस वेल फॉर्म? किनका बेटा नॉट वेल फॉर्म? किनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? किन में नहीं है? किनका डीएनए साइटोप्लाज्म में पड़ा? किनका डीएनए कवर्ड है? किनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है? राजा के पास कपड़े तो लो, प्रजा के पास भी कपड़े। किनके पास बेटा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है? किन में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? किन में ये सब नहीं है? किसमें? प्रोकैरियोट। पक्का? बताओ, एक सेल ऑर्गेनेल जो हर जगह है, राइबोसोम, प्रोकैरियोट में है, यूकैरियोट प्लांट में है, यूकैरियोट एनिमल में है। इतनी छोटी छोटी बातें बतानी थी, बता पाएंगे? चलिए, प्रोकैरियोट की 2 बातें और सीख लो, इसके बाद मैं बता देता हूं, हटा दे रहा हूं। कहते हैं प्रोकैरियोट का अपना एक क्रोमोसोमल डीएनए होता है। कैसा डीएनए? ये न्यूक्लियस है कि डीएनए? डीएनए। ये न्यूक्लियस नहीं बनाया मैंने, ये डीएनए बनाया। इट इज नोन एज क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अलावा उनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी हो सकता है। और इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का नाम क्या रखा गया? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड।
तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक और डिफरेंस बताओ, प्लाज्मिड किसके पास और किसके पास नहीं है? बताओ, इंक्लूजन बॉडी किसके पास? प्रोकैरियोट। किसके पास नहीं है? किनके पास मीजोसोम? प्रोकैरियोट। किनके पास नहीं है? यूकैरियोट। अब भी कुछ लोग होंगे जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। कितने लोग हैं? झूठ बोलते हो। घर में जाके एनसीईआरटी पढ़ते हो? कुछ लोग कहते हैं पढ़ने का वक्त ही कहाँ मिलता है, यही बैठा ले रहते हो। यस सर, वो हमें नहीं मालूम, वो आपको करना पड़ेगा। अगर समय हमारे लिए कम है, आपके पास भी कम है, उसी कम समय में आप अपना कुछ और समय कम करिए, सोने में, घूमने में, उसे यहाँ पर लगाइए। चलो, अब आपके सामने ओवरव्यू ऑफ सेल में से देयर आर सम साइजेस ऑफ द सेल। सेल की साइजेस के बारे में कुछ बातें आपकी बुक में लिखी हैं। इन साइजेस को सब लोग लर्न करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, याद रखना। सबसे पहली बात, इन्होंने स्मॉलेस्ट सेल का साइज बताया है। किसी को याद है? बोलो, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा का ही एक बहन है, नाम बताओ, पीपीएलओ। व्हाट इज पीपीएलओ? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पक्का? इन्होंने माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट मानते हुए उसकी साइज बताई है 0.03 माइक्रोन। व्हाट इज 0.03 माइक्रोन? सॉरी, इट इज 0.3 माइक्रोन। सही है? व्हाट इज 0.3? 0.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। लेकिन इनसे गलती हो गई। जब इन्होंने पीपीएलओ का डायग्राम बनाया तो उसमें उसका साइज कितना दे दिया? 0.1 माइक्रोन। प्लीज इसे मेंड कर लीजिए। एनसीईआरटी कम, चाहे एक बार अगर इसे स्मॉलेस्ट बोल चुकी तो इसको भी स्मॉलेस्ट ही होना चाहिए। तो ये 0.1 होना चाहिए था कि 0.3। कुछ लोग बोलते हैं कि सर पीपीएलओ इज द स्मॉलेस्ट, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट नहीं है। आप इस चक्कर में मत पड़िए। एनसीईआरटी ने लिख दिया 0.3 माइक्रोन इज द स्मॉलेस्ट, देन इट इज द स्मॉलेस्ट। हाँ, तो हमको बताओ क्या बतिया रहे हो? हाँ? पानी। तो बताओ, अगर एनसीईआरटी ने लिखा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी? माइकोप्लाज्मा, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी? माइको। अब उन्होंने पीपीएलओ का साइज कितना दिया? 0.1। तो 0.1 आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर नोट्स, चाहे वो आकाश के हों चाहे एलन के, उन्होंने उस डायग्राम को मेंड कर दिया। 0.1 की जगह क्या रखा? 0.3। ओके, नाउ बैक्टीरिया की साइज दिया है कितना? दे आर अबाउट 3 to 5 माइक्रोन मीटर। ओके, इसके अलावा आरबीसी का साइज दिया है, बोलो कितना? इट इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर। इट इज द डायामीटर ऑफ द आरबीसी। गुड, थैंक यू। 7 माइक्रोन ये डायामीटर है। ओके, कोई और साइज दिया? हाँ, यस। डायग्राम में वायरस का साइज दिया है। बताओ, वायरस बैक्टीरिया से लार्जर कि स्मॉलर? माइकोप्लाज्मा से स्मॉलर। कितना दिया है? 0.02 माइक्रोन। तो वायरस इज अ लिविंग और नॉन लिविंग? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सारे साइज लर्न होने चाहिए। तो स्मॉलेस्ट सेल इट इज द माइकोप्लाज्मा, इट इज अबाउट 0.3 माइक्रोन। पीपीएलओ को भी आपको 0.3 लिखना पड़ेगा, लेकिन डायग्राम में देखोगे 0.3 लिखा है कि 0.1? 0.1। इसके अलावा बैक्टीरिया कितना? 3 से 5 लिख लो भाई। इसके बाद आरबीसी कितना? 7। याद रखना, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। इट इज ऑस्ट्रिच एग। साइज नहीं दिया, बस नाम याद रखना कि लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कोशिका है। एंड नाउ द लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल। नर्व सेल
द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। कोई दिक्कत? 1 से 3 थ्योरी पढ़ी? थ्योरी में कितना लिखा? 3 से 5। अब हम क्या करें यार, एनसीईआरटी 2 जगह गलत लिख देगी तो क्या क्या सुधारें बताओ। हमारी इतनी क्षमता तो है नहीं कि टिपिकल बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में डिफरेंस बताएं। नोट करो, रेंज है वो 1 से 3, 3 से 5 और कुछ नहीं। वो कह रहा सर आप ये भी लिखवा दो कि टिपिकल बैक्टीरिया कितना होगा। ले लिख लो, छक लो, बताओ टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2, 1 से 2 माइक्रोमीटर। इट इज अ टिपिकल बैक्टीरिया विच हैव द साइज 1 to 2 माइक्रोन। फिर बोले सर अगर टिपिकल बैक्टीरिया है तो फिर बैक्टीरिया में अंतर क्या है? ये भी बैक्टीरिया ही है। रेंज है बेटा 1 से 2, 3 से 5, लाइक दैट रेंज। हटा दें, मुझे इन साइज में बड़ा डर लगता है क्योंकि ये खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कई बार ये अपने बारे में गलत लिखते हैं। बताइए, स्मॉलेस्ट सेल इनकी एक बहन है, नाम बताओ। ठीक है, फुल फॉर्म क्या ये प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है? थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे चेहरे बता रहे कि तुम्हारी अब इच्छा नहीं है। पढ़ाऊंगा तो मैं भाई। कुछ लोगों की इच्छाएं बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। कुछ लोगों की इच्छाएं पढ़ाई लिखाई से उठ चुकी हैं। कह रहे कहाँ फंस गए हैं। अच्छा, जिस दिन मेडिकल कॉलेज जाओगे उस दिन भी ऐसे ही रहेगा। जब आदमी सेलेक्ट हो जाता है तो दूसरे से कहता है यार कुछ नहीं, लगे रहो, बस आराम से हो जाता है। किसी सिलेक्टेड आदमी से मिले होंगे, जैसे आप किसी सिलेक्टेड बंदे से मिलो, यार भैया कैसे सिलेक्ट हुए, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस पढ़ते रहो, हो जाता है। और जिनका नहीं हो रहा उनसे पूछो। जिंदगी तबाह कर ली हम लोगों ने। अच्छा खासा जी रहे थे, बढ़िया बाइक थी, घूम रहे थे, मूवी देख रहे थे, है ना, ईयरफोन में गाने सुन रहे थे, एक तरफ के बाल कटवा कर दूसरी तरफ लहरा रहे थे। अचानक किसी ने बोल दिया, कान में फूंक दिया, श्राप दे दिया कि जाओ तुमको सीपीएमटी की या फिर पीएमटी की तैयारी करनी चाहिए। और पता नहीं कौन सी घड़ी थी कि हमने मान लिया कि हाँ हम डॉक्टर बनेंगे। और जैसे ही हमने माना कि हम डॉक्टर बनेंगे, उस दिन से लेकर आज तक जिंदगी क्या कर ली? तबाह कर ली। अच्छा, कुछ लोग इस गलत फहमी में है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि सिलेक्शन के बाद जिंदगी अच्छी हो जाएगी? भगवान करे तुम्हारा, तुम सबका सिलेक्शन हो, फिर तुम्हें पता चले कि जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। तुम्हें खुद पता चले। अच्छा, कुछ दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग आपको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं, भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? हाँ हो गया। घर वाले अचानक जो कभी पूछते नहीं थे वो तुम्हारे लिए अलग से मिठाइयाँ मंगवाते हैं। बुआ जी जो कभी बात नहीं करती थी, बोले बेटा बच्चा घर घूम जाओ आगे। वो मामा जो हमेशा टेढ़े मुंह बना के रहते थे वो बोलते थे अरे बच्चा हमारा कुछ करेगा, हमें पहले से मालूम था। वो अंकल जिनकी बिटिया इंजीनियर है, जो टेढ़े मुंह कभी देखते भी नहीं थे, वो अचानक देख रहे तुम्हारा हो गया, झूठ बोल रहे हो। वो 2 बार मन में सोचते हैं भगवान ना हुआ हो। फिर एक दिन तुम व्हाइट कोट पहन के फ्लॉन्ट करते हो। जिस दिन तुम पहली बार अपना व्हाइट कोट लेते हो तो वो एक्चुअली कॉलेज में पहना जाना चाहिए, लेकिन तुम घर से ही पहन के निकलते हो। रास्ते में जो मिले वो देखे, भैया लैब असिस्टेंट हो क्या? जब 2 दिन आपको लैब असिस्टेंट रखा जाएगा तो फिर आप कहते हो नहीं, एप्रिन हटाओ और कंधे में डालो। और जो कंधे में डाल के चलते हैं वही कौन होते हैं? डॉक्टर। और अगर इससे भी कोई ना माने तो कंधे के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी। आप बताओ। फिर बगल वाली आंटी का अचानक हड्डी टूट जाती है, वो एक्सरे कराती हैं और तुमको डॉक्टर समझ चुकी हैं, और तुम्हें अभी मेडिकल कॉलेज गए हुए मुश्किल से 10 दिन हुआ।
और वो सोचती है कि तुम मेडिकल कॉलेज जाते ही डॉक्टर बन चुके हो, और तुम इन 10 दिनों में केवल रैगिंग से बचने का जुगाड़ ढूंढ रहे थे। और वो आंटी कहती, बेटा इधर आओ, देखो मेरा एक्सरे। तुम बिना देखे एक्सरे उठाते, अब तुम्हारा दिमाग खराब है, हाथ है कि पैर है। हाँ फ्रैक्चर तो लग रहा है। तब तक आंटी ने बोला, डॉक्टर ने कहा फ्रैक्चर नहीं है बेटा। अच्छा नहीं है। लग तो रहा है आंटी। नहीं नहीं बउआ तुम सही से देखो, तुम अच्छे डॉक्टर हो। अच्छा नहीं आंटी नहीं लग रहा, बाएं पैर में। नहीं बेटा दाहिने में। अच्छा हमने उल्टा पकड़ रखा था। जब ऐसा हो, एक्सरे देखने के पहले सिम्टम पूछो। हाँ आंटी क्या हो गया, कहाँ हो गया? अच्छा देखो दाहिना पैर है। अपने मन में गणित बनाओ। हाँ आंटी दाहिने पैर में कुछ लग तो रहा है। फ्रैक्चर तो आंटी हाँ, और डॉक्टर को पहले बोल देंगे। डॉक्टर बोल रहा था कि नहीं, हाँ नहीं लग रहा आंटी। ऐसे इज्जत बचाई जाती है। ये सब हमारे साथ हो चुका है ना। तो अभी सेलेक्ट हुए, दूसरे दिन आंटी की हड्डी टूट गई, हम क्या करें? अब इज्जत का सवाल है। कैसे डॉक्टर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता? अरे 10 दिन में रैगिंग बचने का जुगाड़ ढूंढ रहे तुम्हारा डॉक्टर बनने का जुगाड़। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन बेटा अभी भी दुनिया में सबसे नोबल जॉब, सबसे अच्छा आदर्श जॉब इस दुनिया का कौन है? अगर आप अपना काम बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं तो आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं। जो सेटिस्फेक्शन आप किसी मरीज को ठीक करके पाएंगे वो बड़ी बिल्डिंग बना के नहीं होगा। तो मालूम चलेगा कि तुम्हारी जहाँ पोस्टिंग है वहाँ पर 3 दिन का बच्चा, 4 दिन का बच्चा जिंदगी में मौत से लड़ रहा है, और तुमने 2-3 दिन 4 दिन लगातार मेहनत करके रातों में जाग करके उसे बचा लिया, और जब वो अपनी माँ की लैप में वापस लौटता है और माँ उसे दुलार करती, तुम्हें लगता है यस कुछ तो किया यार। अगर ये सेटिस्फेक्शन चाहिए तो चाहे जितने बोर हो जाओ सेल में, हिम्मत बनाए रखनी है। पक्का? और जब भी बोर होने लगा करो तो याद रखा करो, गिटार सीखते वक्त शुरुआत में जब वो बजता है तो बहुत सुर में कि बिल्कुल बेसुरा। बताओ वो बजाना अच्छा लगेगा कि खराब? खराब। पर जब आप सीख जाओगे तो उसकी धुन अच्छी होती है। तो बताओ अभी पहले दिन से गाना बजा सकते हैं क्या? नहीं। तो अभी जिनको भी खराब लग रहा कि सर अब बहुत रहने दीजिए, वो एक बार हिम्मत और बांधे और अंदर अंदर बोले कि हमारा सिलेक्शन नहीं तो किसी का सिलेक्शन। 720 में से 720 लाने वालों हम भी इसी कतार में हैं। यस और नो? नो सर। अगली बार अगर आपको MBBS चाहिए तो जो लोग अपना कट ऑफ 600 मान रहे हैं वो थोड़ा अपना बार ऊपर उठाएं। अब की बार 600 वालों को MBBS मिला कि नहीं? हे भगवान, इसका मतलब है आपको 650 ले जाना पड़ेगा। कितना? 650। और 650 का मतलब है आपको बायोलॉजी में 360 में से लगभग 340 अटेंड करने पड़ेंगे। और इतना अटेंड करने के लिए इन बोरिंग क्लासेस को झेलना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी हेल कर रही हैं। जैसे हमें मालूम चला ओवरव्यू ऑफ सेल में सेल के साइजेस याद हैं? मैंने बुला दिए, तुम्हें याद है? बताओ दुनिया की स्मॉलेस्ट सेल क्या ये 0.3 माइक्रोन है? अब देखो एनर्जी कितनी आ गई। बस अब बताओ क्या लार्जेस्ट सेल याद है? बोलो कौन? लॉन्गेस्ट सेल याद है? बोलो कौन? पक्का? बताओ टिपिकल बैक्टीरिया 3 से 5 हो सकता है। हाँ 1 से 2। क्या बैक्टीरिया 3 से 5 है? हाँ बस। अच्छा बताओ क्या हमारे पास RBC का डायमीटर है? कितना? हाँ 7 याद है? और इसके अलावा कोई और साइज है आपके पास? वायरस बोलो कौन? हाँ तो टेक्निकली हमारे पास 2 ही प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनको डिटेल में पढ़ना है। एक का नाम है प्रोकैरियोटिक, तो सर अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाया है, अब इसको डिटेल में पढ़ना। प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरे तरीके की कोशिकाएं हैं जिन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल।
थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें लग ही चुका है, जैसे कम से कम 5 से 7 पॉइंट तो अभी बोल सकते हैं। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस पक्का, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, इनके पास पक्का, इनके पास इंक्लूजन बॉडी है, इनके पास मीजोसोम, इनके पास प्लाज्मिड नहीं है, प्लाज्मिड जानते हो, क्रोमोसोमल के एक्स्ट्रा इनके पास नहीं है। आगे बढ़े तो बताओ हमें कौन सी कोशिका डिटेल में पढ़नी चाहिए? प्रोकैरियोटिक। जरा अपनी एनसीईआरटी को ध्यान से देखो, आपके पास जो नया टॉपिक आने वाला है, इट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल इन डिटेल। चाहे कितने बताओ, व्हाट इज प्रो? प्रिमिटिव। व्हाट इज कैरियोटिक? कैरियोटिक किस शब्द से लिया गया? कैरियन। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। These are the cells with primitive nucleus. Cells with primitive nucleus. यही इनका शुरुआती परिचय है। बाकी परिचय मैं आपके साथ एक एक करके पढ़ाता हूं। ये वो सेल हैं जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सारी की सारी सेल किंगडम मोनेरा को बिलोंग करती हैं। कौन सा किंगडम? मोनेरा। और इस किंगडम मोनेरा में आपको कौन कौन बंदा मिल सकता है? बैक्टीरिया मिल सकता है, आपको साइनोबैक्टीरिया मिल सकता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन, दैट इज ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। आपको इसमें माइकोप्लाज्मा मिल सकता है, और इसमें आपको मिल सकता है पीपीएलओ। व्हाट इज पीपीएलओ? कुछ बच्चे उतनी देर से चिल्ला रहे हैं कि बैक्टीरिया का एक फॉर्म और है, नाम बताओ। आर्कीबैक्टीरिया। अब जिनका मन नहीं कर रहा है वो कम से कम रट्टा मारते रहे। बताओ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किन किन लोगों के पास होती है? चिल्ला लो, बोलो कौन? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ और आर्कीबैक्टीरिया। बताओ कौन सा किंगडम है? किंगडम मोनेरा। बोलते हैं इनकी जब शेप्स की बात करेंगे, कैसी बात? शेप। तो इनके 4 बेसिक शेप हैं, 4 बेसिक शेप। क्या इन 4 बेसिक शेप को हम लोगों ने पहले पढ़ा है? अगर गोल गोल है तो कोकस बैक्टीरिया, गोल गोल है तो। अगर बेटा रॉड शेप्ड है तो बैसिलस। पढ़ चुके हैं फिर भी जवाब नहीं आ रहा। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप्ड है, स्फीयर है तो कोकस, और अगर कॉमा शेप है विब्रियो, और अगर स्पाइरल है तो स्पाइरुलम। देखिए एनसीईआरटी कितनी सारी चीजों को बार बार पढ़ाती है, 2-2 बार पढ़ाती है, दोबारा लिखा है। बताओ बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप याद रहेंगे? बताओ गोल गोल, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप, विब्रियो, और बताओ स्पाइरल, स्पाइरुलम। एक पॉइंट सब लोग लिखेंगे, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स have cell wall except mycoplasma. Yes, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल है कि नहीं है? हाँ? याद रखना, their cell wall is non-cellulosic. इतना सारा लिखना है क्या इसमें? बताओ इनकी सेल वॉल सेलुलोज की है कि नॉन सेलुलोज है?
नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। कुछ और? पेप्टाइडोग्लाइकन याद रखना, पेप्टाइडोग्लाइकन इटसेल्फ मेड अप ऑफ 3 थिंग। One is known as NAG, another one is NAM, and third one is DAP. पेप्टाइडोग्लाइकन को बनाने के लिए 3 केमिकल NAG, NAM, DAP. What is NAG? It is N-acetyl glucosamine. What is NAM? N-acetyl muramic acid. And DAP, what is DAP? Diamino palmalic acid, palmalic acid. कॉम्बिनेशन इनका म्यूरिन भी कहलाता है, म्यूरिन। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी है कि नॉन सेलुलोज है? एक दो बातें मैं कह करके अपना पीछा छुड़ा रहा हूं क्योंकि मैं बोल चुका हूं। आप बोल दोगे तो अच्छा रहेगा और ना आए तो लिख भी दूंगा। बताओ, इनके पास न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लिखूं कि आपको आएगा? आएगा। बताइए, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, मैं लिखूं? लिखा चुका हूं मैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं है। राइबोसोम है? सब दोबारा अब लिखवा रही एनसीईआरटी, तो मैं क्या करूं? बार बार मत लिखो। अच्छा बताओ, इंक्लूजन बॉडी है, मीजोसोम है, इनके पास क्रोमोसोमल डीएनए है? भूल गए, क्रोमोसोमल डीएनए है। बताओ, सर्कुलर है? और बताओ, डबल स्टैंडर्ड की सिंगल? डबल, सिंगल की डबल? डबल स्टैंडर्ड है? क्या ऐसा डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए कहलाएगा? क्या इनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी है? वो भी सर्कुलर है? नाम बताओ। प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। अभी नहीं आया? आया? इतना बता दो तो मैं सेल इनवेलप की तरफ जाऊं। कहां पर? सेल। बेचारे परेशान हैं। चलें आगे? नहीं सर। बोला नहीं सर, ये बोलने वाला वाहियात है, बदतमीज है जिसने बोला नहीं। हटाएं। बताओ, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल है सेल वॉल एक्सेप्ट इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी है कि नहीं है? बताओ, क्या ये नॉन सेलुलोज है? नाम बताओ। पेप्टाइडोग्लाइकन। फिर से बोलो। बस एक आखिरी चीज पढ़ाऊंगा, इसके बाद छुट्टी कर दूंगा, चिंता मत करना। फिर 6 बजे मिलेंगे। सिंपल चीज बताओ, क्या पेप्टाइडोग्लाइकन 3 चीजों से मिलकर बना है? नाम बोलो। नाग? पक्का? नाग का फुल फॉर्म याद है? बोलो। N-acetyl ग्लूकोसामाइन। नाम याद है? N-acetyl muramic acid। डैप याद है? डाइअमीनो पैरामिड। एक खाना पूर्ति कर रहा हूं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पता नहीं। न्यूक्लियोइड रीजन है? डीएनए सर्कुलर है? डबल स्टैंडर्ड है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है? नाम बताओ। प्लाज्मिड। कितना आता है? इंक्लूजन बॉडी है? नहीं है। कह रहा नहीं है। मीजोसोम है? और ना है तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर से पढ़ा दूंगा। हर प्रोकैरियोटिक्स और सेल, हर इट हैव सेल इनवेलप। ये यूकैरियोटिक में नहीं है सब, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल इनवेलप नाम का एक स्ट्रक्चर है। एंड दिस सेल एनवेलप इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। 3 लेयर की बनी है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, बीच में सेल वॉल,
और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, मुझे ये सब नहीं पढ़ाना आज, मैं पढ़ाना ही नहीं चाहता। मैं जानता हूं तुम्हारा दिमाग पक चुका है, इसलिए इसको केवल सुन लो और इधर देखो, सब लोग उधर देखो। बोलते किसी भी कोशिका को अगर तुम उठाओगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका को, वो मैं कल पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, तो इस कोशिका में 3 लेयर दिखाई पड़ेगी। कितनी लेयर? 3। सबसे बाहर की एक लेयर दिखाई पड़ेगी जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। फिर से बोलो, ग्लाइकोकैलिक्स। इट इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स एंड इट मेंट फॉर अटैचमेंट। मैं डिटेल में कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद यहां पर एक लेयर आपको मिलेगी विच इज नोन एज सेल वॉल। फिर से बोलो, सेल वॉल। और इस सेल वॉल के बाद बेटा उठा, शाम को क्या नहीं आ रही थी? ओके। इसके बाद सबसे अंदर आपको एक लेयर मिलेगी, यस, इट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये तीनों लेयर सेल को इन्वेलप कर देती हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेल इन्वेलप। बोलते हैं इन सेल इन्वेलप के हिसाब से द बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप। एक का नाम है ग्राम पॉजिटिव, फिर से बोलो, और दूसरे का नाम ग्राम नेगेटिव। कितने प्रकार की? एक कौन? ग्राम पॉजिटिव, और एक कौन? ग्राम नेगेटिव। और ये ग्राम पॉजिटिव क्यों है, ग्राम नेगेटिव क्यों है, ये बुक में नहीं दिया, इसलिए सारे लोग नोट करेंगे, क्वेश्चन आता है। सारे लोग नोट करेंगे, क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इसको नोट किए बिना मत जाइएगा, फिर घर चले जाइएगा। जैसे ही नोट हो जाए वैसे समझ लेना। बोलते हैं बैक्टीरिया के सेल एनवेलप में आप एक डाई डालो, इस डाई का नाम है क्रिस्टल वायलेट। या फिर इसी डाई को बोलते हैं जेंसियन वायलेट और जेंसियन ब्लू। एक कलर है, ये बैक्टीरिया के ऊपर डाला जाता है, ऐसे डाल दो। तो जब क्रिस्टल वायलेट या जेंसियन वायलेट नाम का ये डाई बैक्टीरिया के एनवेलप में पड़ेगा, किसमें पड़ेगा? एनवेलप। तो सारे बैक्टीरिया ब्लू स्टेन करते हैं, यानी सब ब्लू कलर का दिखाई पड़ने लगते हैं, पर्पल या वायलेट कलर या ब्लू कलर का दिखाई पड़ने लगते हैं। चलो मुझे बताओ क्या किया मैंने? डाई डाली। कौन सी डाई? क्रिस्टल वायलेट या फिर जेंसियन वायलेट। हमने कौन सी डाई डाली? क्रिस्टल वायलेट और जेंसियन वायलेट। किस पर डाली? बैक्टीरिया के सेल एनवेलप। और जैसे डाला तो किस कलर का आया? ब्लू स्टेन आएगा, ब्लू दिखाई पड़ने लगेगा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को 0.5% आयोडीन सोल्यूशन से धुलेंगे। अब इसमें 0.5% आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद इसे वाटर से धुलेंगे। वाटर से धुलने के बाद इसको एसिड से धुलेंगे, मे बी H2SO4 आई थिंक। और इस धुलने के बाद कुछ बैक्टीरिया अभी भी ब्लू कलर के स्टेन करते रहेंगे। जो बैक्टीरिया अभी भी ब्लू कलर के स्टेन करते रहेंगे दे आर ग्राम पॉजिटिव। फिर से बोलो। और जो कलर छोड़ देंगे, कलर लेस हो जाएंगे, दे आर ग्राम नेगेटिव। याद रखना, कुछ लोग कलर को मेंटेन रखते हैं, कुछ लोग कलर को छोड़ देते हैं। इसका भी कारण है सेल वॉल में
फैटी टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट, यानी इनकी सेल वॉल में नाग नाम डैप के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फैटी टिश्यू होते हैं। याद करो, सेल वॉल किसी की बनी थी? नाग नाम डैप। कुछ लोगों में कुछ एक्स्ट्रा फैटी टिश्यू होंगे जिसकी वजह से वो इस कलर को अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्स करेंगे। जो लोग कलर को मेंटेन रखेंगे वो ग्राम पॉजिटिव, और जो कलर छोड़ देंगे वो ग्राम नेगेटिव। नहीं आया? आया। चलिए एक बार मुझे बताइए क्या किया आपने? बताइए। कौन सा टाइम? किया? फिर क्या किया? सर बेटा मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ तक गया दोबारा। प्लीज ये H2SO4 चेंज करिए। इट इज एसीटोन। एसीटोन, आई एम सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी, एसीटोन और अल्कोहल। ये थोड़ा मिस कर गया मैं। इसको धुलते हैं एसीटोन और अल्कोहल से। सॉरी। आई एम सॉरी। चलो भाई अब बताओ कौन सी डाई? क्रिस्टल वाले और जंक्शन वाले। कैसा कलर? ब्लू। फिर क्या किया? 0.5% आयोडीन। क्या डाला? वाटर। फिर एसीटोन और अल्कोहल। अगर ब्लू आया, अगर ब्लू निकल गया, ग्राम नेगेटिव। और इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आना पूरी सेल की वजह से है कि एनवेलप? और एनवेलप में कितने लेयर? तीनों याद है? सबसे बाहर हाँ, और दूसरा, तीसरा, पक्का? अच्छा, कल का टाइमिंग याद है? जिन लोगों को इसी टाइम पे आना है वो 11:30 बजे आए, और कुछ लोगों को सुबह आना होगा, वो कितने बजे आएंगे? 9 बजे। 9 से 11। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।